हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को। तो आज हम थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर में जो थोड़ा ट्रिकी टाइप का था और थोड़ा इजी टाइप का, मैंने दोनों क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती है? जब बेबी बर्थ होता है तो उसमें 270 हड्डियां होती है, 270 हड्डियां होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कई हड्डियां क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, मतलब फ्यूजन हो जाती है। इसलिए एडल्ट में कुल 206 हड्डियां होती है, ठीक है, जो शरीर का शेप और सहारा सपोर्ट देने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, मतलब हार्ट में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में मतलब ह्यूमन हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर होता है राइट एट्रियम, जिसे बोलते हैं दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल जिसे बोलते हैं दायां निलय, लेफ्ट आर्टरी जिसे बोलते हैं बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बोलते हैं बायां निलय। तो जो राइट आर्टरियम होती है वो अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट में होती है, हार्ट के अपर साइड में होती है। वो क्या करती है, रिसीव करती है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, विदाउट ऑक्सीजन रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द वोल बॉडी के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू क्या करती है, उसको रिसीव करती है। और जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ होता है, हार्ट के लोअर तरफ, मतलब नीचे तरफ होता है, ठीक है। जो पंप करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, किसके थ्रू, कहाँ करता है, पंप करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहाँ से करता है, फ्रॉम द राइट आर्टरियम से जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो लेता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को और उसको कहाँ पहुंचाता है, उसको पहुंचाता है लंग्स में। किसके थ्रू पहुंचाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से पहुंचाता है। दी जो चैम्बर है वो पंपिंग स्टेशन है फॉर सेंडिंग डर्टी ब्लड टू द लंग। आप लोग ये याद रख लीजिएगा, जो आर्ट्रियम होता है ना वो क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को, ठीक है। रिसीविंग चैम्बर है जो आर्ट्रियम होता है, वो रिसीविंग चैम्बर होता है। और जो वेंट्रिकल होता है वो पंप ब्लड करता है, मतलब पंपिंग चैम्बर है। तो आर्ट्रियम क्या है, आर्ट्रियम कलेक्ट करता है ब्लड को, जो रिसीविंग चैम्बर है। और जो वेंट्रिकल्स होता है वो पंप करता है ब्लड को, मतलब वो पंपिंग चैम्बर है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी, मतलब कि गुर्दा। हमारे पास 2 किडनी होते हैं जो रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइन के दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है। इसका क्या कार्य है? जो ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन और अतिरिक्त पानी जैसे कि एक्सेस वाटर को छान कर निकालता है और यूरिन बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम पोटेशियम को बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। मतलब जो रेनिन नामक जो हार्मोन होता है ना ब्लड प्रेशर में, वो जो रेनिन नामक जो हार्मोन होता है उसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और आरबीसी के बनने में मदद करता है, मतलब इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन बनने में भी मदद करता है। तो किडनी क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो रक्त बनाने में क्या करता है, किडनी क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने वाला ये अंग है, ठीक है। जो आरबीसी बनाने में मदद करता है, जिसको इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में बनाए रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो शरीर का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 5, मानव प्रजनन में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो मानव प्रजनन में शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का कार्य है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्राव होता है, जो पुरुष लक्षण मतलब मेल कैरेक्टर यानी यौन क्षमता को नियंत्रित करता है। जैसे ओवरी में क्या होता है, फीमेल ऑर्गन है, इसमें अंडाणु मतलब ओवा और एग बनते हैं। ओवरी में क्या बनते हैं, एग बनते हैं। और टेस्टिस मतलब मेल ऑर्गन है, इसमें शुक्राणु मतलब कि स्पर्म बनते हैं। तो मानव प्रजनन में शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं। और फीमेल में एग कहाँ बनता है, तो फीमेल जो एग बनता है वो ओवरी में बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टीबी का मुख्य कारण क्या है? तो टीबी किसकी वजह से होता है? तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया का वाहक क्या है? मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? तो मलेरिया फैलता है एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। और जो डेंगू होता है वो डेंगू किसकी वजह से फैलता है? डेंगू का वाहक कौन है? तो डेंगू का वाहक है एडिस, ठीक है। तो मलेरिया होता है एनाफिलिस से, और जो डेंगू होता है वो एडिस से होता है। मतलब आप लोग मतलब इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो किसकी वजह से होता है? तो पोलियो होता है पॉलीमेलाइटिस वायरस की वजह से होता है। पोलियो जो है वो इंट्रोवायरस ग्रुप का सदस्य है। यह क्या करता है, ये बीमारी बच्चों में ज्यादा होती है और हाथ पैरों में मांसपेशियों में कमजोर करके पैरालाइज कर देती है, ठीक है। उसको पोलियो का इलाज नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन इससे रोका जा सकता है। भारत में 2014 में डब्ल्यूएचओ ने उसे पोलियो फ्री घोषित किया है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉल पॉक्स कब समाप्त हुआ? तो स्मॉल पॉक्स का समाप्ति घोषणा है 1980। स्मॉल पॉक्स एक खतरनाक वायरल डिजीज थी, ठीक है, जिसमें शरीर पर फोड़े फुंसे से दाने निकलते थे और मौतें तक हो जाती थी। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया सन 1987 में, जब डब्ल्यूएचओ ने 1967 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम को शुरू किया, ठीक है, कि हमें इस स्मॉल पॉक्स को खत्म करना है। कब शुरू किया गया? 1967 में। आखिरी केस 1977 में सोमालिया में मिला और 1980 में डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से समाप्त होने की घोषणा कर दी। मतलब स्मॉल पॉक्स कब घोषणा किया गया? तो 1980 में। और लास्ट केस कब आया? तो 1977 में सोमालिया में मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूरत से याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एचआईवी शरीर में किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो प्रभावित करती है इम्यून सिस्टम में। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और कौन से सेल को अफेक्ट करती है? तो CD4 टी सेल को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एचआईवी जो है वो CD4 टी सेल को क्या करती है? नष्ट करती है। तो एचआईवी से बचाव होता है जैसे सुरक्षित यौन संबंध, सेफ सेक्स, सुई और सिरिंज का साझा उपयोग न करना। ठीक है, इन्फेक्टेड सिरिंज से होता है, एचआईवी मदर से उसके बच्चे में होता है। तो ये सब चीजों को क्या करना है? रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हड्डी टूटने पर फर्स्ट एड क्या है? तो क्या करते हैं? आंसर जाए स्प्लिंट आएगा। जब हड्डी क्या होती है? टूट जाती है, मतलब फ्रैक्चर होता है, तो पेशेंट को बहुत दर्द, सूजन और हिलाने डुलाने में परेशानी होती है। तो फर्स्ट एड का मकसद ये है कि हड्डी जो होती है ना, टूटी जो हड्डी, उसको इमोबिलाइज करना। ठीक है, मतलब क्या करता है? पेशेंट को ज्यादा दर्द और नुकसान से बचाने के लिए इसके लिए क्या करते हैं? स्प्लिंट मतलब क्या? लकड़ी का गत्ता या बांस या कोई भी सीधा मजबूत सहारा टूटी हुई हड्डियों को दोनों तरफ से बांध दिया जाता है। ठीक है, अपर भी साइड में करते हैं, लोअर साइड में बांधेंगे, अपर और लोअर साइड में स्प्लिंट को बांधा जाता है। ठीक है, इससे हड्डी क्या होती है? हिलती नहीं, इमोबिलाइज नहीं होती और पेशेंट को अस्पताल तक सुरक्षित ले जाया जा सकता है। अगर अस्पताल से बाहर कहीं हड्डी टूटी है तो उसे क्या करते हैं? स्प्लिंट लगाया जाता है, मतलब अपर साइड में और लोअर साइड में। स्प्लिंट मतलब लकड़ी का एक गत्ता या बांस को भी सीधा मजबूत सहारा जो हड्डी को इमोबिलाइज करने से बचाता है, हिलने डुलने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्नेक बाइट का सबसे पहला क्या करें? जब स्नेक बाइट होता है सबसे पहले टूनिकेट लगाना चाहिए। जब किसी को सांप काट देता है तो जहर मतलब कि जो वैनम होता है वो शरीर में से रक्त पूरे शरीर में रक्त द्वारा फैल जाता है। तो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य है कि जहर को फैलाव को धीमा करना है। इसके लिए वे काटे हुए स्थान के ऊपर प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या करते हैं? टूनिकेट या कपड़े या पट्टी कसकर बांधना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? रक्त का जो प्रवाह होता है ना, वो धीमा हो जाता है और जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है। पेशेंट को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए जहां पे उसको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है। ध्यान रहे, टूनिकेट को बहुत ज्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए, वरना उतक को मतलब जो हमारे जो उतक होते हैं ना, उसको नुकसान हो सकता है। हर 10 से 15 मिनट में थोड़ा ढीला करना जरूरी है। आइस बैग खोलना, है ना, आइस बैंडेज, आइस लगाना, बैंडेज खोलना या इंजेक्शन तुरंत देना फर्स्ट एड में सही नहीं है। मतलब आइस नहीं लगाना चाहिए, वहां पे बैंडेज भी मारना चाहिए और इंजेक्शन तुरंत नहीं देना चाहिए फर्स्ट एड नेक्स्ट में। है क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिकेशन स्किल का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कम्युनिकेशन अगर स्किल बनाना है, सबसे पहले हमें सुनना की, लिसनिंग की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, अगर हम किसी को हेल्थ के लिए एजुकेट करेंगे तो क्या करेगा? उसके स्वास्थ्य, उसको नई नई चीजें पता चलेगी, उसको स्वास्थ्य जागरूकता को उसको बढ़ाना है कि क्या चाहिए नहीं है ना, हैंड वॉशिंग जरूरी है, जैसे कि उसको हेल्थ के नॉलेज देंगे, जैसे कि हाथ धोगे तो आपको बीमारी तो बचेगा। ये कहते हैं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाइटल स्टैटिक्स किसके कहते हैं? तो वाइटल स्टैटिक कहते हैं जन्म और मृत्यु के आंकड़े को। वाइटल का मतलब होता है जीवन से संबंधित, स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, मतलब कि डाटा। ये क्या करता है? इसलिए वाइटल स्टैटिक मतलब जनसंख्या तथा पॉपुलेशन की जन्म, उसकी मृत्यु, विवाह, तलाक और बीमारियों से संबंधित आंकड़े होते हैं। क्या क्या करते हैं? इसमें क्या क्या देखते हैं? जन्म, कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई है, कितने मैरिज हुआ है, कितना डिवोर्स हुआ है ना। इल बीमारी और मृत्यु के कारण देखते हैं, माइग्रेशन प्रवाह देखते हैं कि को कितने लोग यहाँ से वहां गए हैं, है ना। तो किसी भी देश का अगर राज्य की जनसंख्या, उसके हेल्थ स्टेटस को बताना है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी जगह पर, है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हुआ है तो बहुत ज्यादा है, अगर किसी जगह पे आईएमआर सबसे ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी? न्यूबॉर्न केयर यूनिट बनाएगी। अगर किसी क्षेत्र में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे क्या करेगी? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मजबूत किया जाएगा। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो वाइटल स्टैटिक क्या करते हैं? जन्म, मृत्यु और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े जिनमें हमें किसी समाज, देश की असली सेहत का पता चलता है, इसे वाइटल स्टैटिक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, एविएट्स का उपयोग कहाँ होता है? तो एविएट्स का उपयोग शिक्षा और संचार के क्षेत्र में एविएट्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हेल्थ स्टैटस का उपयोग कहाँ होता है? तो हेल्थ स्टैटस का उपयोग किया जाता है स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने में। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हेल्थ स्टेटस जनसंख्या पॉपुलेशन जुड़े स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े आंकड़े और जानकारी देता है। इसमें शामिल होता है जैसे कि डिजीज इंसिडेंस, बीमारियों के आंकड़े, जन्म मृत्यु दर, एमएमआर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जीवन का प्रत्याशा, है ना, हेल्थ रिसोर्सेज। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हेल्थ स्टैटस का उपयोग किया जाता है स्वास्थ्य योजना बनाने, जैसे कि प्लानिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। अगर किसी जगह पर टीबी ज्यादा हो रहा है तो क्या बनाएगा? टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाएगा। अगर कहीं ज्यादा अगर आईएमआर ज्यादा हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस को मजबूत करेगा। ठीक है, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण करेगा। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए आंकड़े देखकर वैक्सीनेशन और एजुकेशन जो योजनाएं होती है उसको लागू करेगा। तो ये था हेल्थ स्टैटिस का कहाँ यूज होता है? तो हेल्थ स्टैटिस यूज होता है स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लैक्टेशनल इम्यूनोरिया मतलब एलएम कितने महीने तक इफेक्टिव है? तो लैक्टेशनल इम्यूनोरिया मेथड इफेक्टिव है 6 महीने तक। क्या होता है? अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो 6 मंथ तक ओवुलेशन सप्रेस रहता है। ठीक है, जब उस दौरान क्या होता है, पीरियड्स जो रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं, तो ओवुलेशन क्या होता है? सप्रेस हो जाता है। ये एक नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड है। जब बच्चा दूध पीता है और कोई खाना नहीं खाता तो माँ का पीरियड भी शुरू नहीं होता, बच्ची को 6 वर्ष से कम रहती है, तो इन कंडीशन में प्रेगनेंसी का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 98% ये इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 90, यूट्रस इन्वोल्यूशन कब तक पूरा होता है? तो यूट्रस का इन्वोल्यूशन 6 वीक मतलब कि 6 सप्ताह पूरा होता है। यूट्रस क्या होता है? डिलीवरी के बाद यूट्रस धीरे-धीरे अपने सामान्य आकार मतलब नॉर्मल साइज में वापस आता है। डिलीवरी के तुरंत बाद अगर यूट्रस लगभग 1000 ग्राम का होता है। जब डिलीवरी के बाद यूट्रस को देखा जाता है तो यूट्रस कितना रहता है? 1000 ग्राम का होता है। 1 हफ्ते में लगभग 500 ग्राम का होता है, 2 हफ्ते में लगभग 300 ग्राम का और 6 हफ्तों में लगभग 50 से 100 ग्राम का हो जाता है, मतलब कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आईएमआर का रिसेंट आंकड़ा बताइए, तो चलिए आईएमआर और एमआर का रिसेंट आंकड़ा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमआर का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसका फार्मूला है आईएमआर का नंबर ऑफ डेथ इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000। तो भारत मतलब इंडिया में आईएमआर यूनिसेफ 2022 डाटा के अनुसार 26 बच्चे की मृत्यु होती है प्रति 1000 लाइव बर्थ पर, जो का जन्म होता है। तो औसतन 20 बच्चे जो होते हैं 1 साल की कम उम्र से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का आईएमआर ट्रेंड देखा जाए तो 2017 और फिर 2019 तक 37 प्रति 1000 लाइव बर्थ था। ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है ना। 2018 से लेके 2020 तक, 2018 से लेके 2020 कितना हुआ? 31% एक पर 1000 लाइव बर्थ हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ में शिशु दर आईएमआर में लगातार कमी आई है। 2017 से लेकर 2019 में यह 35 थी, जबकि 2018 से 2020 में घटकर 31 रह गई। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जो संस्थागत प्रसव बढ़ाने बच्चों की मृत्यु दर को कम हो रही है। तो कितना था? ये देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में इंडिया में आईएमआर कितना था? यूनिसेफ 2024 के अनुसार डाटा 26% मृत्यु प्रति 1000 लाइव बर्थ था। और अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में था अभी कितना हो गया है? 31 प्रति 1000 लाइव बर्थ हो गया है। डिमोनिटेट कौन करता है? तो मैटरनल मोर्टालिटी का कितना है? तो प्रति 1 लाख पर लाइव बर्थ। ठीक है, एमआर प्रेगनेंसी रिलेटेड मैटरनल डेथ बताता है, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 93% 1 लाख लाइव बर्थ है इंडिया 2020। अभी मतलब रिसेंटली आंकड़ा देखा जाए तो एमएमआर कितना है? 93% 1 लाख लाइव बर्थ है। ठीक है, 93 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ इंडिया में 2024 के अनुसार। छत्तीसगढ़ का एमएमआर हाल ही 1 लाख लाइव बर्थ इंडिया में 2024 के अनुसार। छत्तीसगढ़ का एमएमआर हाल ही आंकड़ों में लगभग 140 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों बताया गया है। 2017 से लेकर 2019 में 140 थी, अब 2018 से लेकर 2020 में घटकर कितनी हो गई? 113। इसका मतलब है कि एमएमआर में सुधार हुआ है, जो घटकर 113 हुआ है। जो एग्जाम में पूछने लायक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि एमएमआर जो है अभी रिसेंटली इंडिया में कितना है? तो 93 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ है। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रिसेंटली 2018 से लेकर 2020 तक 113 है। ये जो चार्ट है, जो रेशियो बनाया है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले कितनी थी? पहले 140 थी, जो घट के 2019 में 19 लेके 20 में कितनी हो गई? 113 हो गई।
ठीक है? तो आप लोग ना अच्छे से ये को कवर कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, आईएमआर का आंकड़ा देख लीजिएगा और एमएमआर का, ठीक है? कि एमएमआर जो इंडिया में अभी कितना है? एमएमआर अभी इंडिया में है 93 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ, और छत्तीसगढ़ में कितना है? 113 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कोलेस्ट्रम का कलर और स्पाइसी क्या होता है? ठीक है? तो कोलेस्ट्रम किसको बोलेंगे? जो माँ का पहला दूध होता है ना, वो कैसा होता है? येलोइश होता है, और इसमें एंटीबॉडी रिच होता है, इससे सबसे ज्यादा एंटीबॉडी होता है। कोलेस्ट्रम बच्चे की पहली नेचुरल वैक्सीन है। ये जो कोलेस्ट्रम है बच्चों को बीमारी से बचाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आईसीडीएस प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो आईसीडीएस प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया 1985 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, पल्स पोलियो कब शुरू किया गया? तो पल्स पोलियो को शुरू किया गया 1995 में, पल्स पोलियो प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर टी 380 कितने साल तक इफेक्टिव है? तो कॉपर टी 380 10 सालों के लिए इफेक्टिव है। ठीक है? तो कॉपर टी का मतलब होता है आईयूसीडी का, जो कॉपर टी 380 है एक आईयूसीडी इंटर यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये क्या करता है? इसे यूट्रस के अंदर डाला जाता है, और यह गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी को रोकने का लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव है। इसमें क्या होता है? कॉपर, ये जो होता है ना कॉपर टी 380, ये कॉपर वायर से लिपटा होता है। जो कॉपर होता है वो स्पर्म को नष्ट करता है और फर्टिलाइजेशन से रोकता है। वो कितने साल के लिए इफेक्टिव? वो 10 साल के लिए इफेक्टिव है। यदि महिला चाहे तो बीच में कभी भी निकलवा सकती है। फर्टिलिटी इससे क्या होती है? तुरंत वापस आ जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं LARC, मतलब लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव। और आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर यूट्राइन कंट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 26, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना की गई 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के यूएसए में। ठीक है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। कब स्थापित हुआ? 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका ये उद्देश्य था कि युद्ध में जो प्रभावित बच्चे होते हैं ना, वॉर में समय जो प्रभावित बच्चे होते हैं और माताएं होती है, उसकी मदद करना, बच्चों को स्वास्थ्य देना, पोषण देना, शिक्षा देना, टीकाकरण देना और आपातकालीन सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है? कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे कि होता है डायरिया हो गया, है ना, ये सब चीजें कम्युनिकेबल डिजीज है। डेंगू, मलेरिया, टीवी, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना किया गया 11 अप्रैल 1948 में, इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, डब्ल्यूएचओ का कब स्थापित हुआ? तो डब्ल्यूएचओ 1948 में स्थापित हुआ। और क्वेश्चन नंबर 30, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा में। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो साइकोलॉजी जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, सोशियोलॉजी में फैमिली क्या है? सोशियोलॉजी में जो फैमिली है वो क्या कहलाती है? तो सोशियोलॉजी में फैमिली है प्राइमरी सोशल ग्रुप। तो एग्जाम्पल क्या थे कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है? जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, एक छोटा स्थायी और भावनात्मक संबंध। और सेकेंडरी ग्रुप कौन सा कहलाता है? ऑफिस, स्कूल, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। तो फैमिली जो है वो सोशियोलॉजी का प्राइमरी सोशल ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डब्ल्यूएचओ सेफ मदरहुड इनिशिएटिव कब शुरू किया गया? तो डब्ल्यूएचओ ने सेफ मदरहुड इनिशिएटिव शुरू किया गया 1987 में। इसका उद्देश्य ये था कि एमएमआर और आईएमआर कम करना और वुमन की हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान देना। तो डब्ल्यूएचओ ने सेफ मदर इनिशिएट किया था 1987 में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डिसमिनूरिया का क्या मतलब है? डिसमिनूरिया का मतलब है पेनफुल ब्लीडिंग होना।
इसमें महिलाओं को पीरियड के समय निचले पेट, पीठ और जांघों में तेज दर्द और क्रैम्प्स आते हैं, जिसे ऐंठन कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, जब कोई अन्य बीमारी नहीं होती, केवल हार्मोन के कारण से दर्द होता है। और सेकेंड डिस्मेनोरिया मतलब जब कोई अंडरलाइनिंग डिजीज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस होना, फाइब्रॉइड के कारण क्या होता है, उसको डिस्मेनोरिया होता है। और मतलब ब्लीडिंग के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। प्राइमरी में क्या होता है, कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ हार्मोनल की वजह से क्या होता है, उसको हेवी ब्लीडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पार्टोग्राफ में अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच क्या अंतर होता है? तो पार्टोग्राफ में अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच 4 घंटे का अंतर होता है। अगर लेबर की प्रोग्रेस 100 है तो 4 घंटे के बाद एक्शन लेना चाहिए। पार्टोग्राफ क्या होता है, एक चार्ट होता है जिसका उपयोग लेबर ये प्रसव की प्रगति प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन और लेबर के गति दर्ज की जाती है। एक्शन अलर्ट लाइन का मतलब होता है नॉर्मल लेबर की अपेक्षित गति को दर्शाती है। और जो एक्शन लाइन क्या होता है, एक्शन लाइन में 4 घंटे के बाद खींची जाती है। यदि लेबर की प्रोग्रेस एक्शन लाइन को क्रॉस कर दी, इसका मतलब लेबर स्लो है। ठीक है। अगर लेबर मान लो अलर्ट लाइन के बाद एक्शन लाइन बनाए, है ना, एक्शन लाइन को हमने 4 घंटे के बाद खींच दिया। अगर लेबर का प्रोग्रेस एक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया, और इसका मतलब लेबर स्लो है, लेबर अच्छे से मतलब मदर अच्छे से लेबर को मतलब मदर का लेबर जो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, हमको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसको या तो रिफर कर या तो फिर सी सेक्शन कर देना चाहिए, ताकि प्रोलॉन्ग डेड और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 36। सिम्फेक्सटॉमी का कब क्या आता है? तो सिम्फेक्सटॉमी क्या जाता है, सी सेक्शन अगर पॉसिबल ना हो और सीपीडी हो। सीपीडी मतलब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिम्फेक्टॉमी का मतलब होता है, सिम्फेक्सटॉमी का मतलब होता है एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेल्विक जॉइंट मतलब प्यूबिक सिम्फिसिस को काटकर पेल्विक डायमीटर की जगहों को बढ़ा दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब बेबी का जो सिर होता है ना, मतलब फीटल का हेड पेल्विक से बड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीपीडी, सिपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। और सिजेरियन सेक्शन संभव न हो तो रिसोर्सेस ना हो, और अगर कोई रिसोर्सेस नहीं होगा यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो इमरजेंसी में क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, सीपीडी की वजह से भी क्या करता है, सिम्पेस्टॉमी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट कब होता है? तो ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट होता है 3rd से लेके 5th डेज डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद माँ का जो शुरू का जो दूध आता है, उसको कोलेस्ट्रम निकलता है। ठीक है। 3rd से 5th डे में क्या होता है, दूध बनता है। अचानक दूध क्या होता है, बहुत तेज से हो जाता है, बहुत ज्यादा दूध निकलता है, इसे क्या कहते हैं, लैक्टोजेनेसिस सेकंड। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट क्या होता है, टाइट हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, और हैवी वार्म और पेनफुल हो जाता है ना। स्किन क्या हो जाती है, शाइनी दिखती है, निप्पल फ्लैट हो जाता है, हार्ड लग जाता है, जिससे बेबी को फिट करने में दिक्कत होती है। तो इसका मैनेजमेंट क्या रहता है, इसको क्या कैसे देखभाल करते थे, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, 12 बच्चों को दूध पिलाना है, वार्म कंप्रेस करना है, कोल्ड कंप्रेस करना है, जेंटल ब्रेस्ट का मसाज करना है, और दूध को एक्सप्रेस करना है। ठीक है। अगर ब्रेस्ट गवर्नमेंट हो जाता है तो कब होता है, ये डिलीवरी के 3rd से लेके 5th डे में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूध क्या होता है, अचानक बहुत तेजी से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सेकेंडरी पीपीएच कब होता है? तो सेकेंडरी पीपीएच होता है डिलीवरी के 24 घंटे के बाद से लेके 12 सप्ताह तक। क्या होता है, पीपीएच क्या होता है, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद ज्यादा खून बहना। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक पहला प्राइमरी पीपीएच होता है और सेकेंडरी पीपीएच होता है। जो प्राइमरी पीपीएच होता है वो डिलीवरी के पहले 24 घंटे के अंदर अंदर जो होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको प्राइमरी पीपीएच कहा जाता है। और सेकेंडरी पीपीएच का मतलब होता है, इसको लेट पीपीएच बोला जाता है। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद से लेकर 12 हफ्तों तक, मतलब कि 3 महीनों तक होना, ब्लीडिंग क्या कहलाता है, सेकेंडरी पीपीएच। क्या सेकेंडरी पीपीएच का जो होता है, उसे क्या क्या कॉसेस होते हैं, तो प्लेसेंटल टिश्यू यूट्रस में रह जाता है, मतलब अगर प्लेसेंटा को अच्छे से आउट नहीं हो पाता ना, और कुछ पार्ट्स प्लेसेंटे कुछ पार्ट्स क्या करते हैं, यूट्रस में ही रह जाता है, जो ब्लीडिंग करता है। और सेकेंड आएगा यूट्राइन में इन्फेक्शन, कि एंडोमेट्रियोसिस, और सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। थर्ड है सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस का नॉर्मल साइज पर न लौटना, क्या कहलाती है, क्या करता है, सेकेंडरी पीपीएच को कॉज करता है। तो प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, डिलीवरी के पहले 24 घंटे के अंदर होने वाला ब्लीडिंग। और सेकेंडरी पीपीएच मतलब कि डिलीवरी के 24 घंटे के बाद से लेके 12 हफ्ते, मतलब 3 हफ्ते तक होने वाला ब्लीडिंग क्या कहलाता है, सेकेंडरी पीपीएच। क्वेश्चन नंबर 39। पिपेरियल पायरेक्सिया का मतलब क्या है? पिपेरियल पायरेक्सिया का मतलब है डिलीवरी के बाद लगातार 2 दिन तक फीवर आना, 38 डिग्री सेल्सियस होना, क्या कहलाता है, पिपेरियल पायरेक्सिया। पिपेरियम मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद का समय लगभग 6 हफ्ता, जब यूट्रस और शरीर नॉर्मल अवस्था में लौटता है। पायरेक्सिया मतलब फीवर, सबको पता है। इसलिए पिपेरियल पायरेक्सिया डिलीवरी के बाद 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बुखार आना, और जो कम से कम 2 दिन तक लगातार रहता है, उसको क्या कहलाता है, पिपेरियल पायरेक्सिया। क्या कॉज करता है, कैसे होता है पिपेरियल पायरेक्सिया? तो ये होता है पिपेरियल, ये होता है पिपेरियल
एब्सेस की वजह से, मतलब कि यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेस्ट इन्फेक्शन के मास्टाइटिस कहते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की वजह से क्या करता है, पायरेक्सिया को कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ओलिगोहाइड्रोमेस कब होता है? तो जब बेबी की किडनी डेवलप नहीं होता, ठीक है। अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, गर्भ से बच्चों को चारों तरफ पानी और जो बच्चों की सुरक्षा विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड का मुख्य स्रोत क्या होता है, फिटल का यूरिन, मतलब बच्चे के पेशाब से होता है ना जो फ्लूइड होता है। अगर बच्चे की किडनी डेवलप नहीं होती तो यूरिन नहीं बनता है और अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस कहा जाता है। इसके कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चों को आईयूजीआर हो सकता है, लंग डेवलपमेंट में दिक्कत हो सकती है, कोल्ड कंप्रेशन हो सकता है, जो कोल्ड बोलते हैं, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोलॉन्ग्ड लेबर किसे कहते हैं? प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर लेबर जो है मोर देन 18 आवर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेड में क्या होता है, 10 से 12 घंटे का लगा रहता है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। तो गाइस ये थे मेरे टॉप 41 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लगी हो, एक्सपीरियंस समझ आया, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।